पाकिस्तान खेलता है वो सामने आ गया। मैं मनोज जी आपका रुख करूं, उसके बाद फिर मैं मुकीम जी के पास जाऊंगी। लेकिन मनोज जी, क्या आपको लगता है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त असमंजस की स्थिति में मुझे नजर आता है, क्योंकि अफगानिस्तान के बीच तनाव, पाकिस्तान का अफगानिस्तान से भी तनाव है, और अब ईरान के जब मंत्री का बयान आ गया है तो निश्चित तौर पर ईरान और पाकिस्तान के बीच में भी उतने बेहतर तालमेल या उतने बेहतर संबंध तो अभी नजर नहीं आ रहे हैं। यानी अफगानिस्तान और ईरान दोनों से ही कट रही है पाकिस्तान की। क्या पाकिस्तान अपनी विदेश नीति को संतुलित नहीं कर पा रहा है फिलहाल की स्थिति? मनोज देखिए मनीषा जी, एक चीज हम सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान का ओरिजिन किस तरीके से हुआ है, और पाकिस्तान एज ए स्टेट अगर आप देख लीजिए 1947 से लेके तो कभी भी अपने आप को स्टेट के रूप में इमर्ज कर ही नहीं पाया, अभी भी 78 साल के इस जर्नी में। और हमेशा उसने अपने आप को एक बैटल फील्ड के रूप में पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत किया, और उसी का विश्व के जो भी पावरफुल नेशंस हैं उनने उसका यूटिलाइज किया। और पाकिस्तान की आवाम हमेशा वहाँ के जो लीडर्स और खास करके जो आर्मी है उन लोगों ने एक तरीके से उनको सबटाइज किया और एक तरीके से एक्सप्लॉइटेशन किया। और आज यही नतीजा है कि आज भी पाकिस्तान की कोई क्लियर कट फॉरेन पॉलिसीज दिख नहीं रही। अभी जैसे हमारे इसके पहले अनवर साहब जो बता रहे थे, तो बिल्कुल मैं उनकी बात से वाकिफ रखता हूँ, क्योंकि देखिए पाकिस्तान का जो डबल स्टैंडर्ड है वो हमेशा से दिखता है। अभी आज आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से सऊदी के साथ जो उसने डिफेंस पे जो एग्रीमेंट किया, और आज जब ईरान गल्फ स्टेट पे अटैक कर रहा है, उनके जो भी इम्पोर्टेंट एरिया है, चाहे एयरपोर्ट हो, सिविलियन एरिया हो, वहाँ पे जो उनका ऑयल भंडार है उस पर जब अटैक कर रहा है, तो आज जो ट्रीटी कहीं ना कहीं फेल हो रही है। तो मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि देखिए आज के डेट में हम बात तो बोलते हैं कि विश्व के सारे देश सॉवरेन स्टेट हैं, लेकिन वो संप्रभुता जब पिक एंड चूज हो जाती है और जब अपने इंटरेस्ट के बेस से जाता है, तो फिर वहाँ पे पॉलिटिकल साइंस में और इंटरनेशनल रिलेशन में एक रियलिज्म का कंसेप्ट है, उसके आधार पे सारे लोग डिप्लोमेसी की बात करते हैं और कूटनीति की बात करते हैं। लेकिन अगर प्रत्यक्ष दृष्टि से हम देखें तो आज पाकिस्तान पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है, अमेरिका के भी नज़रों में, ईरान के भी नज़रों में, और खास करके सऊदी के भी नज़र में भी। और आप जिस तरीके से अभी अफगानिस्तान पे जिस तरीके से उसने अटैक किया, और जो बेसिक कम्युनिटी पे जिस तरीके से वहाँ पे अटैक किया, वो कहीं ना कहीं मानवता की जो एक भावना है उसको एक तरीके से बिल्कुल नेगेटिव के पक्ष में लेके जाता है। तो मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान आज चारों तरफ से घिरा हुआ है, और आप देख सकती हैं चाहे बलूचिस्तान वाला एरिया हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, इवन पंजाब और सिंध में भी जिस तरीके का जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स है, क्योंकि वहाँ पे एक चुनी हुई गवर्नमेंट को ये लोग जेल में डाल कर रखा है, इमरान खान को। तो आप समझ सकती हैं। और एक जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के बाद यूएस में मुनीर और शाहबाज दोनों ने अपने मिनरल्स को ले आके वहाँ पे लेके गए थे, तो उसके पीछे भी चाइना की भी एक पॉलिसीज है, क्योंकि चाइना ने जिस तरीके से सीपेक रूट पे वहाँ जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया है वो कहीं ना कहीं शायद वो पूर्ति हो नहीं पा रही है, इसीलिए वो आज अमेरिका के पास भी बैठे हुए हैं। तो मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में ये स्थिति और एक्सपोज होंगी, और जिस प्रकार से मिडिल ईस्ट ने और खास करके गल्फ ने एक स्टैंड ले लिया है कि हम ईरान के साथ फाइट करेंगे, क्योंकि अमेरिका भी यही चाहता है। अमेरिका यही चाहता था कि क्योंकि युद्ध शुरू होने के पहले, और देखिए हम सब, ये अचानक कुछ नहीं हुआ, ये इजराइल और अमेरिका ने जो ईरान पे अटैक किया, ये कोई एक दिन की रणनीति नहीं है, ये इस पे बिल्कुल इन लोगों ने प्लान के तरीके से किया है, और उसमें वो लोग बिल्कुल सफलता प्राप्त कर रहा है। आप देखिए इजराइल पूरा लेबनान और गाजा को खाली करा के उसका एरिया कैप्चर करते जा रहा है। ईरान ने जितने प्रॉक्सी ग्रुप्स बनाए थे इजराइल से लड़ने के लिए, वो एक एक करके उसका सफाया कर रहा है। दूसरा आप देखिए कि जिस प्रकार से ईरान के जितने भी लीडर्स थे वो बिल्कुल टारगेट ओरिएंटेड, और जिसको बोल सकते हैं उसको किलिंग कर रहा है, और बिल्कुल सटीक निशाने पे उसके जो भी लीडर है उनको मार रहा है। तो मेरा ये मानना है कि इनकी एक पॉलिसीज है, और ये युद्ध जिस तरीके से जा रहा है मुझे लगता है कि और लंबा चलेगा, क्योंकि अमेरिका भी यहाँ पे डबल गेम खेल रहा है। वो एक तरीके से पूरे यूरोप को, नाटो को मौका दे रहा है कि भाई आप यहाँ पे आओ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खाली कराओ। लेकिन हम सब जानते हैं कि हर देश की अपनी एक नीति है, और उसी नीति के तहत ये लोग काम करना चाह रहे हैं। लेकिन फाइनली एट द एंड ऑफ डे इसमें बेनिफिट किसको होने जा रहा है, तो जो मुझे दिख रहा है उसमें अमेरिका, रसिया, इन सबको बेनिफिट होगा आने वाले समय में, क्योंकि हम सब जानते हैं कि डिफेंस और खास करके जो एनर्जी पे आज भी किसका प्रभाव है और किसके कब्जे में है। जी मनीषा जी। ठीक है मुकीम साहब, आपका रुख करते हुए फिलहाल आपने तीनों के हमारे गेस्ट की बात सुनी है, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको मौका दिया, उसके बाद मैं तीनों के पास गई। लेकिन फिलहाल आप ये बताइए कि ये जो अफगानिस्तान और ईरान के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, आपको क्या लगता है आने वाले समय में पाकिस्तान पर इसका कितना असर या कितना प्रभाव पड़ेगा आपके दृष्टिकोण से? एक पत्रकार के तौर पर इसका जवाब दीजिएगा, किसी पॉलिटिकल नेता वो समझकर नहीं। जी हाँ। देखिए दोनों चीजें हल हो सकती हैं, और इसी 27 फरवरी को ईडी इराकी जी ने बयान दिया था
मैं एक एक वर्ड आपको पढ़ के बता रहा हूँ ताकि आप ये ना कह दें कि मैंने को अपनी तरफ से कोई एक कॉमा या फुल स्टॉप चेंज किया। उन्होंने ये कहा कि रमज़ान के बाबरकत महीने में अफगानिस्तान और पाकिस्तान को चाहिए कि अपने अख्तलाफात बातचीत और अच्छे हमसायगी के उसूलों के तहत हल करें और ईरान दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात में मदद देने के लिए तैयार है। ये 27 फरवरी का अब्बास इराक़ची का स्टेटमेंट है। तो आप इसको इसकी एक्चुअल सोल या रूह के साथ देखिए। उनका भी मकसद यही है कि जी पीसफुल कोई सोल्यूशन निकल आए। और दूसरा ये है कि हर कंट्री का अपना बेनिफिट भी है पीस में और किसी न किसी वक्त भी रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये कहना कि जी पाकिस्तान ईरान के लिए क्या कर देगा और क्या नहीं कर देगा, देखिए पाकिस्तान ने जो रोल प्ले करना था डिप्लोमेटिकली उसने किया है, जिसको ईरान भी इंडोर्स करता है, जिसको अमेरिका भी एक्सेप्ट करता है। और आप ये देख लें कि पाकिस्तान का तेल उन्होंने अलाउ किया हॉर्मुज़ से निकलने के लिए और अभी भी पाकिस्तान को उन्होंने कहा है कि जी आपका फ्यूल जो है यहाँ से इजीली एक्सेस करेगा। तो अगर ईरान खुश ना होता तो पाकिस्तान को ये अलाउ ना करता। एक दूसरा ये है कि इंडिया का भी मसला है। तो आपकी भी बड़ी दोस्ती थी, आपका उनके साथ पैक्ट था, आप चाबहार बना रहे थे, फिर क्या हुआ, उन्होंने वहां से आपको गुड बाय किया। तो अब आप जो है इसराइल, ग्रेटर इसराइल और अखंड भारत के ख्वाब देखना शुरू कर दिया। देखिए वक्त के साथ साथ सिचुएशन चेंज हुई या नहीं हुई कभी। तो अभी अब दूसरा पहलू ये है कि इंडिया का यूएई के साथ डिफेंस का एग्रीमेंट सर है। ये जो आप नैरेटिव आप चेंज कर देते हैं ना सर, मैं इसी की आपकी तारीफ करती हूँ हमेशा। मतलब मुझे लगता है पाकिस्तान से जो भी जुड़ता है वो घूम फिर कर फिर भारत की नीतियों, मतलब आप यही पढ़ते हैं, नहीं आप यही पढ़ते हैं है ना, आप यही समझाते हैं अपने आवाम को। आपसे सवाल मैं क्या कर रही हूँ और आप घूम फिर कर फिर यहाँ पर आ जाते हो। ठीक है आपको हमारे पैनलिस्ट जवाब दे देंगे। मैं हिमांशी जी का रुख कर लेती हूँ, उसके बाद मैं जैद अनवर जी आपके पास आती हूँ। हिमांशी जी देखिए, इजराइल से हमारी दोस्ती नई नहीं है। जब कारगिल वॉर भी हुआ था उस समय भी, जब पाकिस्तान को अमेरिका हेल्प दे रहा था उस समय इजराइल हमारे साथ खड़ा हुआ था। उसने न सिर्फ हमें सैटेलाइट इमेजेस दी थी बल्कि उसने उस समय हमें असला भी दिया था जिससे कि हमने इनको मजा चखाया था। तो ऐसा नहीं है कि हमारी नई दोस्ती है या ये जो कहना चाह रहे हैं। और ईरान से तो हमारे इतने अच्छे संबंध है, हमारे दो अभी एलपीजी लेके शिप्स अभी वापस पहुंचे, कल शिवालिक आया था, हाँ, नंदा देवी तो हमारे लिए तो डिप्लोमेसी बहुत हमारी तो बहुत धारदार है और हम अपना पक्ष रखना हर जगह जानते हैं। तो हमारी डिप्लोमेसी को अभी इस समय क्वेश्चन करने की बात नहीं है। अभी द पॉइंट इन क्वेश्चन इज कि रागजी साहब ने क्या कहा है। देखिए पाकिस्तान के इस समय जो हालात है, मैं आपको एक और चीज बताती हूँ जो अनवर साहब और मनोज कुमार साहब तो जानते ही होंगे और मुकीम अहमद साहब के देश की बात है तो उनको बहुत अच्छे से पता होगा। 23 मार्च को इनकी एक परेड होनी थी जो इन्होंने कैंसिल कर दी है एज सेइंग की ऑस्टेरिटी मेजर्स। अब आप एक तरफ यहाँ पर एक बहुत बड़ी सुप्रीम रीजनल पावर बनने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पास इस्लामिक बॉम्ब है, और दूसरी तरफ आप अपने यहाँ पे जो परेड, जिसको मिलिट्री परेड कहते हैं, जो कि एक बड़ा दमखम दिखाने का आपका तरीका होता है। देखिए भारत ने 26 जनवरी की थी, उससे पहले अपनी आर्मी डे की परेड की थी। तो आप अपने देश में अपने यहाँ पर अपनी मिलिट्री परेड को नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका जो रीजनल नैरेटिव है वो कितना लूज हो चुका है। उसको भले ही अहमद साहब, देखिए उनका कंट्री है, वो डेफिनेटली डिफेंड करेंगे, लेकिन हम सबको पता है कि जब एक देश अपनी परेड ही अफोर्ड नहीं कर पा रहा है या नहीं कुछ कर पा रहा है तो वो डिप्लोमेसी पे क्या ही बात करेगा। और जहां तक जैसा अनवर साहब ने बताया था कि देखिए अफगानिस्तान डज नॉट लाइक अमेरिका। अमेरिका को सेफ हेवन और सेफ स्पेस देने के लिए जब इमरान साहब की सरकार थी वो खुद गए थे कि भाई इनको बख्श दो, इनको जाने दो। तो इनका जो है एक स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड जो था वो इनके लिए स्ट्रेटेजिक नाइटमेयर बन चुका है। इनकी डिप्लोमेसी तो यहां तक फेल हुई है कि जिसको ये अपना बच्चा मानते थे वो बच्चा आज इन्हीं को डस रहा है, लगातार इस तरह के हालात हैं। तो ईरान तो भाई बहुत बड़ी चीज है, और जिस तरह से ईरान ने इनको आईना दिखाया है, जिस तरह से उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आप
अगर अफगानिस्तान का पक्ष ले रहा है, ईरान अगर अफगानिस्तान का पक्ष ले रहा है, तो वो बहुत क्लियर है। एक इतनी बड़ी, जो पाकिस्तान मानता है कि मैं इतनी बड़ी पावर हूं, जिसके साथ अमेरिका खड़ा हुआ है, जो चाइना भी इनको सपोर्ट करता है, तुर्की भी इनके पास आके खड़ा हो जाता है, उसके बावजूद अगर ईरान जैसा देश जो जिस समय जो लगातार जिस पे बॉम्ब बरस रहे हैं, उसके बाद वो अपनी स्पाइन सीधी खड़ा हुआ है, और खड़े होने के बावजूद ना सिर्फ वो अब लगातार जो जियोनिस्ट सरकार है या अमेरिका है उनको वापस जवाब दे रहा है, बल्कि वो इस समय ये भी हिम्मत रख रहा है कि पाकिस्तान जैसे देश को ये बता सके कि what they are and what Iran is, and there is a huge difference. What I am not saying, please understand what I am not saying like Araj ji. जी ठीक है जयद अनवर जी, उसके बाद आ रही हूँ मुकीम साहब आ रही हूँ मैं आपके पास। मुकीम साहब से ऐड करवा लीजिए, क्या बोला फिर एक साथ जवाब दूंगा। ठीक है मुकीम साहब बोलिए। आप जल्दी 30 सेकंड में बोलिए। बड़ी अच्छी चीज आपने याद दिलाई कि पाकिस्तान ने सिर्फ अपना 23 मार्च का उसको ऑस्टेरिटी की वजह से ज्यादा नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन आपके यहाँ 3 इवेंट जो है कैंसिल किए इंडिया ने। एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप अहमदाबाद में होनी थी 1 से लेके 10 अप्रैल तक, वो आपने कैंसिल की। अभी सुनिएगा जरा, केनी वेस्ट का इंडिया कॉन्सर्ट था न्यू दिल्ली में, वो क्यों कैंसिल कर दिया आपने? और अंबानी कल्चरल फेस्टिवल था, वो आपने कैंसिल कर दिया। और आप क्यों, आपके यहाँ तो ठीक है ना, आप तो कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे? देखिए बात, देखिए हाँ ठीक है, थैंक यू। अब मैं बोलूँ दरअसल बात जो इन्होंने रखी है इसने क्यों कैंसिल कर दिया, दरअसल बात यह है कि रमजान का मामला क्या होता है ना, कि हमारे यहाँ पे एक कहावत है कि अपने हिसाब से हर चीज बांट लिया जाता है। जैसे कि आपको मुर्गा और कौवा रखा हुआ है, तो कभी हम बोलेंगे कौवा आज हलाल है, मैं खा लूंगा कौवा आज, और जब कौवा पसंद नहीं आएगा तो बोलेंगे मुर्गा हलाल है, मुर्गा खा लूंगा। ये मामला है पाकिस्तान का, ठीक है जी। अपने मिजाज से मुर्गा को हलाल बना लिया, अपने मिजाज से कौवा को हराम बना लिया। मामला क्या है, रमजान। जब किसी एक जूइश यहूदी आके मारे, बात पे गौर करिएगा, मैं कंडेम करता हूँ इजराइल का, बात को समझिए, एक एज अ मुस्लिम, मगर एज अ नेशन जब बात, यहाँ नेशनल इंटरेस्ट की बात है कि जब रमजान का मामला आता है तो आप यहूदी पे तमाम तोहमत देते हैं, बात पे गौर करिएगा। और जब अपने ऊपर आता है तो आप बोलते हैं कि हमारा नेशनल प्रॉब्लम है। मामला क्या है कि आपके पाँव में दर्द था, ठीक है जी, लोग पकड़ लिए थे आपको, आपने देखा पाँव में दर्द है तो क्या करे, दांत निकाल के देखते, दांत का दर्द बड़ा ज्यादा होगा तो लोग भूल जाएंगे पाँव का दर्द। तो ईरान की तरफ आप खड़े नहीं हुए तो आपने एक कमजोर को मारने की कोशिश की, उसका आपका आपस का मामला है, वो आप सुलझा लीजिएगा। दूसरी बात क्या है, मेरी कंप्लीट करने दीजिए प्लीज, आई एम जस्ट गिव यू वन बाय वन द आंसर बिकॉज यू नॉट रिप्रेजेंट as of that, you represent as a country, now you listen to me please। दूसरा मामला क्या आता है कि आपने चाबार की बात की। चाबार का मामला क्या है, जब टीटी साइन हुआ था, चाबार को सही से पढ़िएगा, उस टीटी में वो एक अच्छे आदमी अगर बैठता है, एक सलीकेमंद आदमी आके तीसरे सम में बैठता है अमेरिका में, तो वो समझता है वो टीटी का वैल्यू क्या है। एक ऐसा आदमी आके बैठा है, उसको पता ही नहीं वो क्या कर रहा है, उसको पता ही नहीं वो क्या कर रहा है। नाक के ऊपर मक्खी बैठा, उसने तलवार लेके नाक पे मार दिया तो मक्खी थोड़ी भागा, नाक कट गया। वो ऐसा वैसा बंदर आके बैठा है वहां पर, बात समझिएगा। तो उसको पता ही नहीं। चाबार की टीटी में हर एक कॉलम पे ये बात था जो बाइडेन समझता था उस दौरान पे। तो उन्होंने कभी इससे पहले भी जब सेंसर लगाया उस पर, इंडिया पे ने सेंसर नहीं लगाया, इंडिया को अलाउड कर रहा था। तो ये तमाम चीजें जो छोटी छोटी बारीकियां हैं, उस तमाम को एक ऐसा आदमी बैठा उसके आगे तानाशाह है, वो उसको पता ही नहीं है। प्लूटो ने क्या कहा था, प्लूटो ने कहा था नंबर की ताकत बड़ी ताकत है, तो उसी प्लूटो ने कहा था मैं सुनी तैयार हुआ, उसी प्लूटो की बात है। अगर आप फिलोसोफर की बात को यहाँ ऐड करेंगे, प्लूटो की तमाम बात यहाँ जुड़ती है। बात है कि 4 दिन का आप आइए, आपकी हुकूमत ने क्या किया, आपकी हुकूमत ने क्या कट डाउन क्या किया। आपकी हुकूमत ने एक इनिशिएटिव लिया है कि 4 दिन लोग वर्क फ्रॉम द होम करेंगे, ये आपकी हुकूमत का डिसीजन है, पाकिस्तान की हुकूमत का डिसीजन है। दूसरा आपने क्या किया कि सैलरी में कट डाउन किया तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, किया है कि नहीं किया। तो ये तमाम चीज दिखाता है क्या है कि आपके अंदर एक क्राइसिस है, आप एक सही से स्टैंड नहीं ले पाए। अगर आपको ईरान ने तमाम जहाज आपका छोड़ दिया था या आने दिया था, तो ये मामला क्यों तैयार हुआ। आपके साथ तो बॉर्डर लगता है, क्यों आप तो बॉर्डर खोल सकते थे पेट्रोल के लिए, आपको तो वहां से ही भेज सकता था। तो बात वो करिए जो समझ में आए। यहाँ पर बात यह आती है कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार ना करता तो क्या करता। तो मामला क्या है, दिख रहा कुछ और है। आपके पास एक ऐसा दर्द आया हुआ है जिस दर्द को आप और लोगों ने पकड़ लिया, तो आपने एक बड़ा दर्द दे दिया कि चलो इसको भूलो, इस पे जाओ। आप अफगान को इस तरह वो पेश करते हैं, मेरी बात पे गौर करिएगा। अफगानी को, पठान को, तमाम के तमाम अफगान को इस तरह उस मुल्क में पेश किया जाता है कि ये सिंपल लॉजिक, दे क्लीन आवर शिट।
इस तरह से उनको रखते हैं माशरे में। मगर कहीं ना कहीं कोई लोग वहां जो माइग्रेंट्स हैं, प्लीज लेट मी फिनिश, जो माइग्रेंट्स हैं उस तरह उनको ट्रीट किया जाता है और कहीं ना कहीं उनको ये बताया जाता है ये काफिर से मिले हुए। क्यों? आप देखिए अमेरिका के दौरान पे जब परवेज मुशर्रफ साहब थे, अमेरिका को बेस किसने दिया था? एक भाई को भाई मार रहा था, एक कलमा पढ़ने वाले को जगह दे के मार रहे थे। तो उस वक्त तो आप तमाम बातें कर रहे थे। तो ये तमाम जहन जो बनाया जाता है अवाम के बीच में, समझिएगा ये जो ढकोसला लफ्ज है, मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करना सही रहेगा कि दिखाने के लिए कुछ और है, सर पे टोपी है, दिल में बुक्स है। बातें कलमे की होती है, बातें मुसलमान की होती है, मुल्क एक मुसलमान नाम से बन जाता है, मगर दर हकीकत दिखता नहीं है। अब सऊदी अरब से टीटी साइन करके क्या मैसेज दिया था पूरे दुनिया को, पूरे कौम को ये मैसेज दिया गया कि हम प्रोटेक्ट करेंगे उस मुल्क को। कहीं ना कहीं इससे पहले जो मामला शुरू हुआ था 1980s के दौरान पे सऊदी अरब, 70s के दौरान सऊदी अरब में एक हमारा एक होली जगह जिसे मक्का कहते हैं, वहां कुछ लोग आ गए थे, वहां पर एक मामला हुआ था। तो कहीं ना कहीं फ्रांस के लोगों को कलमा पढ़ के वहां घुसा के किया गया, मगर वहां क्रेडिट लेने के लिए पाकिस्तान सामने आ गया था कि मैं करूंगा। तो बहुत सी बातें हैं। ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि एक डबल स्टैंडर्ड है जो दिखता है, आप आज कुछ बोलते हैं मगर इन रियलिटी वो दिखता नहीं है। अच्छा मनोज जी का मैं रुक कर लेती हूँ। मनोज जी, तालिबान की हम बात करें, अफगानिस्तान जो है वो तालिबान के पूरी तरीके से कंट्रोल है, लेकिन कंट्रोल में है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कोई एक्सेप्टेंस तालिबान के शासन को नहीं मिली है फिलहाल, लेकिन उसके बावजूद ईरान का क्लियर स्टैंड लेना, खुलकर दुनिया के सामने अफगानिस्तान का धन्यवाद करना, उसकी आवाम का धन्यवाद करना, ये एक क्लियर कट पाकिस्तान के लिए मैसेज है और उन देशों के लिए भी कि ईरान उन्हीं के साथ है जो ईरान के साथ इस मुश्किल समय पर ईरान के साथ खड़े हैं। यानी वही असली सहयोगी हैं ईरान के जो इस वक्त उनके साथ खड़े हुए हैं। वो नहीं गिन रहा है कि पाकिस्तान के पिछले क्या रिश्ते रहे, पाकिस्तान की क्या डिप्लोमेटिक रणनीति है या क्या कूटनीतिक उनकी प्लॉटिंग चल रही है। उनका ये स्टैंड है कि हमारे साथ जो इस वक्त खड़ा है, चाहे वो तालिबान का शासन हो या कोई भी शासन हो, हमारे लिए तो वही सर्वोपरि है भाई। देखिए मनीषा जी, ये जो युद्ध हो रहा है ना, ये बेसिकली युद्ध आसान युद्ध नहीं है, इसको समझना होगा। क्योंकि ऐतिहासिक रूप में बहुत सारे युद्ध हुए हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, गल्फ वार, और इसके पहले भी जिस तरीके से आपने अफगानिस्तान की बात की। लेकिन आज का जो युद्ध है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज हर नेशन अपनी आइडेंटिटी को लेके हर तरीके से काम कर रहा है, और आज उसी कड़ी में एक नया अफगानिस्तान जो अपने आप को पूरे वर्ल्ड के सामने प्रस्तुत करना चाह रहा है, और जिस तरीके से वो अपने सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहा है, और उस सर्वाइवल को कहीं ना कहीं पाकिस्तान उसे अपना चुनौती मान रहा है, उसे अपना एनिमी मान रहा है। क्योंकि वो अपना एक प्रॉक्सी के रूप में हमेशा से अफगानिस्तान को देखते आया है, लेकिन आज वो स्थिति वहाँ पे है नहीं। क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले 78 सालों में अपने राजनीतिक विरासत और सामाजिक और आर्थिक विरासत को बिल्कुल एक तरीके से डिक्लाइन स्तर पे जा चुका है। जिस तरीके से वहाँ पे हर चीज़, चाहे इन्फ्लेशन हो या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, या जिस तरीके से वहाँ पे वहाँ के आर्मी का जो पोजीशन है, हम सब जानते हैं कि वहाँ के आर्मी में सिर्फ एक पंजाब प्रांत है, उसी प्रांत के लोग रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी चाहे सिंध हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, वहाँ पे पाकिस्तान सेना के द्वारा हमेशा से एट्रोसिटी की गई है, और ये चीज़ें अब आज के डेट में सब जगह से निकल के आ रही है। और उसी कड़ी में आज अफगानिस्तान ने जिस तरीके से पाकिस्तान को काउंटर करने का प्रयास किया है, और उसमें ईरान का अफगानिस्तान के साथ खड़े होना है, ऑब्वियसली ये वैश्विक राजनीति में एक बहुत बड़ा मैसेज है। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि एक तरीके से प्रो अमेरिका और एंटी अमेरिका स्टैंड यहाँ पे लिया जा रहा है, और इसमें ऑब्वियस है कि ईरान जिस तरीके से इजराइल से लड़ता है, अमेरिका से लड़ता है, तो हमें ये भी समझना होगा कि आज ये युद्ध और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो बात हो रही है, ये अमेरिका भी इसको नहीं चाहेगा कि जल्दी से ओपन हो, क्योंकि उसमें उसका इंटरेस्ट छुपा हुआ, क्योंकि हम सब जानते हैं कि उससे सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होने वाला है। और जिस प्रकार से आज वैश्विक अर्थव्यवस्था उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी हुई है, उसमें आने वाले समय में फ़ायदा अमेरिका को ही होगा। और जिस प्रकार से अभी मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका चाहता था, जो एक मुस्लिम ब्रदरहुड की बात हो रही थी, वो डिवीजन और बढ़ते जा रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से सऊदी अरब और यूएई का जो स्टैंड आया है, ये डिवीजन और दिखेगा, और उसमें फिर पाकिस्तान एक अलग थलग पड़ते जाएगा। क्योंकि आज आपको पोजीशन लेने की बारी है, आपको कहीं ना कहीं पोजीशन लेना पड़ेगा, क्योंकि ठीक है, कूटनीति डिप्लोमेसी एक अलग मैटर है। मनोज जी, क्या आप ये मानते हैं कि ये जो ईरान का स्टैंड है, ये बॉर्डर टेंशन पर भी असर डालेगा पाकिस्तान में? देखिए, ऑब्वियस है कि ये जो ईरान का जो टेंशन है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वहाँ पे टीटीपी का जिस तरीके से जो रुख रहता है, और अभी जिस तरीके से पाकिस्तान के हर चेक पॉइंट पे वो अटैक कर रहा है,
और उसमें भी आप देखिए बलूचिस्तान BLA भी जिस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, और हम सब जानते हैं कि ये जो एरिया है वो कितना फर्टाइल और रिसोर्सफुल एरिया है। तो बेसिकली लड़ाई तो देश के लोग लड़ रहे हैं, लेकिन उसके पीछे के जो असली खेल है वो रिसोर्स का खेल है, और इसके ऊपर के जितने जो सारे जो प्लेयर्स बैठे हुए हैं वो उस पर ताक लगा के बैठे हुए हैं। वो चाहे आप समझ सकते हैं अमेरिका का इंटरेस्ट क्या है कि वो जो उसको अपना एयर बेस चाहिए, बगराम में एयर बेस चाहिए, उसके लिए वो पाकिस्तान को आगे करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अफगानिस्तान आज वो बिल्कुल देने के मूड में नहीं है। CPEC में जिस तरीके से चाइना का इन्वेस्टमेंट है वो भी बलूचिस्तान वहां से देने के मूड में नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक पूरे तरीके से राजनीतिक अस्थिरता उस बेल्ट में और बढ़ेगी। और उसके बाद फिर ये मुझे लगता है कि अमेरिका और इजराइल की पॉलिसी यही है कि इस युद्ध को हमें जितना लंबा खींच सकते हैं खींचे। इससे आने वाले समय में यूरोपियन देश के भी और नेटो के भी पोजीशन लेने की स्थिति खड़ी हो जाएगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वहाँ तेल और गैस के बिना क्या स्थिति बन सकती है। और आपको पता होगा कि विश्व में सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व अभी भी वर्ल्ड में किसके पास है? चाइना के पास भी रिजर्व रखा हुआ है, अमेरिका भी रखा हुआ है। तो बाकी जो देश है वो सफर करेंगे, और इसीलिए शायद खुल के कोई भी देश अभी इस पोजीशन लेने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि सब अपने अपने रिसोर्सेज और अपने इंटरेस्ट को सबसे आगे रख रहा है। जी मनीषा जी। ठीक है, मुकीम साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद में बाकी मेहमानों के पास जाती हूँ। एक दो छोटी छोटी बातें हैं। ये जाहिद अनवर साहब